माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सर दीक्षित। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने कहा था कि हम मिडिल ऑफ जनवरी में आपका सिलेबस ख़त्म करेंगे, जो कि हो नहीं पाया माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि देयर आर सम इमरजेंसीज माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पूरा फुल व्यू लेंगे जो हम पढ़े हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ फिजिक्स, यानी फर्स्ट पेपर फिजिक्स के। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल है। ठीक है, मैथमेटिकल और क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, आप देखना माय डियर स्टूडेंट्स पूरा व्यू। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और चाहे तो आप देख सकते हो। ठीक है, देखना, हमने सबसे पहले ऑर्थोगोनल बताया था। ठीक है, क्या होता है ये हमने बता दिया था। नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम भी बता दिया था। इसमें हमने तीन चीज़ें बताई थी माय डियर स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने इन तीनों का डेफिनेशन के साथ आपको रूल्स बताए थे और ये कुछ डी और आर की वैल्यूज़ बताई थी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ ही में हमने आपको एक क्वेश्चन लगवाया था, याद होगा आपको, आर की वैल्यू फाइंड करने वाला। ठीक है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ प्लेन इक्वेशन 3x - 2y + z = 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने लगवाया था आपको, अगर आपको याद हो तो, या फिर देख सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ नहीं करना, x y z की वैल्यू रख देनी है, r की वैल्यू आ जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। देखना, इसी तरह हमने दूसरे क्वेश्चन को लगवाया था, डिस्टेंस फॉर्मूला लगवाया था। कैसे, ये 2 पॉइंट दिया था, दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना था, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले पर हम पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा माय डिस्टेंस। ठीक है, सेम एज वेल एज डायगोनल फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, ए बी सी डी किसमें, रेक्टेंगल में। ठीक है, फाइंड द डायगोनल ऑफ द, डायगोनल क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, और उसे हम ऐसे फाइंड करके बताए थे माय डिस्टेंस। ठीक है, साथ ही में अगर हम दूसरा क्वेश्चन करना चाहें तो हम कर सकते हैं कन्वर्ट फ्रॉम रेक्टेंगुलर टू पोलर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, देखो, या तो रेक्टेंगुलर से पोलर हो जाएगा, पोलर से रेक्टेंगुलर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, प्लेन्स को, मीडियम्स को चेंज कर सकते हैं बाय द पॉइंट्स माय डिस्टेंस। पॉइंट्स की वैल्यू दी होंगी तब। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनेशंस में आता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये आया है। और यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है, इस क्वेश्चन को आप करिएगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्ट द पॉइंट आर थीटा जेड 4 5 π/6 3 इंटू रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स माय डियर स्टूडेंट्स। आप इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके हमें कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आया। ठीक है, अब आ जाइए माय डियर स्टूडेंट्स, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कुछ 3D डायमेंशन बनाने का हमने कोशिश किया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसके प्लक्स में ये थीटा जो रोटेट करेगा। ठीक है, थीटा जो रोटेट करेगा, और ये है इसका आर, यानी कि मिडल पार्ट में। ये 3D डायमेंशन, अगर आपके पास में कोई आप घर में बैठे हो तो ये एड्स बने होंगे आपके घर में। ठीक है, ऐसे करके आप इमेजिन कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब समझना, इस चीज़ को हमने बताया था कि 3 कंडीशन हो सकते हैं, ये इन तीनों कंडीशंस को हमने बताया था, आर के लिए, फाई के लिए और थीटा के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, साथ ही में हमने एक वेक्टर की वैल्यू बताई थी, जो कि होती है √AR² + A θ² + A φ²। हमने अभी कहा किसके किसके लिए, आर, थीटा और फाई के लिए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्या, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूनिट्स बताए थे, ये देख लो, अलग अलग आर, थीटा और फाई, तीनों को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब इस पर अगला क्वेश्चन देखना कैसे बनता है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इन 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इन रिप्रेजेंट द 3 3 1 चेंज द स्फीरिकल कोऑर्डिनेट। अब देखो, करना क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करना है। कुछ नहीं किया, आर की वैल्यू जो थी 3 3 1 है, तीनों का स्क्वायर होता है ना, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 1, तो 9 + 9 + 1 √19, यानी कि आर की वैल्यू 4.4। ठीक है, अब देखो थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू में होता है tan इनवर्स √18 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 का स्क्वायर हो जाएगा साइड का, अपॉन 1, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 3√2। ठीक है, तो फाई = हम निकाल सकते हैं y/x से, आ जाएगा फाई = 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है क्या, 45 डिग्री माय डिस्टेंस। ठीक है, अब देखो, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पार्टिकल इन स्फीरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम 4.4, tan इनवर्स 3/2 एंड 45 डिग्री।
ठीक है, ये किस में आ गया, स्फीरिकल कोऑर्डिनेट में ये यूनिट आ गया। और ये 331 किस में दिया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में। और वही चीज़ आ गया 4.4 tan इनवर्स 3/3√2 45 डिग्री। ठीक है, ये 45 डिग्री है मेडिसिन। ठीक है, ये आ गया किस में, आपका स्फीरिकल कोऑर्डिनेट में। तो ये दो तरह के कोऑर्डिनेट की हमने बात कर ली। अब तीसरे की बात करते हैं, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में कुछ नहीं होगा, स्फीरिकल जो है, ठीक ना, जो स्फीरिकल का डायग्राम था मेडिसन्स, उसमें हाइट को जोड़ देना है। ये जो लाइन है हाइट, इसे जोड़ देना है, बस कुछ नहीं करना। ठीक है मेडिसन्स, थोड़ा ध्यान से देखना, आ जाइए। ये देखिए, ये 3 कंडीशन इसमें भी बनेंगी। ठीक है, बस क्या करना है, ये जो बनेगा डेल्टा √x² + y², ये हो जाएगा tan इनवर्स y/x, z = z हो जाएगा, और कुछ ऐसा। ठीक है मेडिसन्स, इक्वेशन बनेगा। और ये डेल्टा कहाँ से आता है ये समझ लो, ये डेल cos phi डेल sin phi। अब इसको जब निकालोगे वैल्यू x² + y² तो हो जाएगा √ में, देखना x² डेल स्क्वायर sin स्क्वायर phi + cos स्क्वायर phi, दोनों की वैल्यू 1 हो जाता है, जानते हो, क्लास 10th में पढ़ा होगा। डेल्टा = आ गया √x² + y²। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन देख लो मेडिसन्स। अ पॉइंट P 3 - 2 1 इन कार्टेशियन चेंज इनटू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ये कार्टेशियन में है, इसे सिलेंड्रिकल में चेंज करना है, कुछ नहीं करना। ये अभी ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना, x² y², उसी पर पुट कर दो, आपकी वैल्यू आ गई डेल्टा = 13 √13। अब phi की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स -2/3। ये देखो जो वैल्यू थी हमारी जो हमारी वैल्यू थी वो क्या थी, यहाँ पे देखना, जो हमारी वैल्यू है -2 और 3 है, तो वही रखते हैं। फिर आ जाएगा phi tan इनवर्स -2/3। ठीक है, z = 1। इतना क्लियर। और इससे हमारी जो आ जाएगी हैंस PQZ, या फिर कह सकते हैं डेल्टा phi z। ठीक है, √13 tan इनवर्स -2/3 1 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब समझना ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये ऑर्थोगोनल के जो 3 सिस्टम है उससे बाहर हम आ चुके हैं। और कर्विलीनियर का मतलब है कि जो हमारा वैल्यू होगा वो क्या होगा, स्केलर फैक्टर होगा। यहाँ पे देखना, विद ईच कोऑर्डिनेट इज एसोसिएटेड अ स्केलर फैक्टर HU, HV, HW रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर में जब चीजें आएंगी तो उसे कहेंगे ऑर्थोगोनल कर्विलीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा, चाहे वो देखो, चाहे वो HU के लिए हो, HV के लिए हो, ठीक है, या फिर HW के लिए हो, तो आप ऐसे उसके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस के साथ स्क्वायर कर देंगे विद द रेशियो माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि स्केलर फैक्टर होता क्या है, जो कि अभी हमने बताया। ठीक है, स्केलर फैक्टर, द स्केलर फैक्टर गिव्स अ मेजर ऑफ हाउ अ चेंज इन द कोऑर्डिनेट चेंजेस द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। किसी कोऑर्डिनेट में चेंजेस पोजीशन के थ्रू कैसे होते हैं, पॉइंट के थ्रू कैसे होते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेना, फाइंड द स्केलर फैक्टर ऑफ अ स्फीरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ठीक है, x y z करके दिया हुआ है, r sin थीटा cos phi, r sin थीटा sin phi, r cos थीटा। हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सी HR की वैल्यू पे पुट किया, हमारा आंसर आप देखोगे तो आ चुका होगा। ये देखो HR की वैल्यू आ गई कितनी, 1। इसको स्टार ले लो, फिर H थीटा निकल जाएगा। ठीक है, H थीटा क्या निकल गया, H थीटा आ गया R। अब H phi निकल जाएगा, क्योंकि तीनों निकालना है हमें, H phi निकल जाएगा, और H phi आ गया R sin थीटा। अब लिख लेंगे द स्केलर फैक्टर HR, H थीटा, H phi, ये तीनों, ठीक ना, जैसे वहाँ पे HR, HU, HV, HW था, वैसे यहाँ पे HR, H थीटा, H phi है, इज 1R R sin थीटा। ठीक है, 1R और R sin थीटा। ऐसे करके आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन है, इसे नहीं बताते, आगे बढ़ते हैं। देखो एज वेल एज क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये देखो कोऑर्डिनेट्स पे ये कह रहा है कि एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इज वन इन विच द कोऑर्डिनेट आर मल्टीपल। ठीक है, LR ऑर्थोगोनल सिस्टम इंक्लूड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी होता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। अब देखो जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है माय डियर स्टूडेंट्स इसका, ये जो क्वेश्चन है डेल्टा इंटू ब्रैकेट में डेल्टा इंटू A इज इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ नहीं करना, कर्ल ग्रेडियंट लेना है।
ठीक है, यहाँ पे लिखना कर्ल ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू डेल्टा इंटू डेल्टा फाई। अब इस वैल्यूज़ को जो हम लिख रहे थे, ठीक है, उन्हें लाएंगे, पुट करेंगे, ठीक है, और ये देखो सेम एज वेल आप ले सकते हो स्क्रीनशॉट, एज वेल एज उतार के आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करते हुए ग्रेडियंट का आगे आना है और एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, एक मैट्रिक्स फॉर्म बनाना है। मैट्रिक्स के लिए क्या क्या जरूरी है, आई जे के तीनों जरूरी है। तो आई जे के की वैल्यू से क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगा। और मैट्रिक्स फॉर्म को जब हम सॉल्व करेंगे, आई जे के की वैल्यू को सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। और जो हमें प्रूव करना था वो हमें कैसे आ जाएगा, उसी चीज से ये बस निकालो, a इज इक्वल टू ए इंटू आई कैप प्लस ए, ठीक है, ए वाई जे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, इसकी वैल्यू पर पुट कर दो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। आपकी जो लास्ट वैल्यू होगी डेल्टा इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट चैप्टर था माय डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम से यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले समझ लीजिएगा एक और चीज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, वो होता है लाप्लास, लाप्लास इक्वेशन, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, लाप्लास इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, ये क्या करता है, ऑपरेट करता है उस चीज को माय डियर स्टूडेंट्स, और जो हमारा ये फंक्शन बना है, ठीक है, जब ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसे कहेंगे लाप्लास इक्वेशन। देखो ये स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे बढ़ते हुए देखते हैं। ये देखो ये सॉल्व किया हमने। अब यहां पर देखो, देयरफॉर इफ डेल्टा स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0 देन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज अ लाप्लास इक्वेशन। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये सारे ऑर्थोगोनल यही सब बातें होंगी। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे यूलर एंगल्स के पास। यूलर एंगल्स के पास क्या हो जाएगा, यूलर एंगल्स आर द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड इनटू द अनदर कार्टेशियन सिस्टम एक्स डैश वाई जेड जेड डैश। मतलब कुछ नहीं करना, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, बस एक का फंक्शन क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। यानी कि कार्टेशियन सिस्टम में अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, एक्स वाई जेड है, तो अनदर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश हो जाएगा। दैट इज द यूलर एंगल माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब आ जाओ, अब आते हैं सेकंड चैप्टर स्पेशल फंक्शन में। स्पेशल फंक्शन में आपको कुछ नहीं करना माय डियर फ्रेंड्स, जो भी फंक्शंस दिए होंगे, ठीक है, उस फंक्शंस को प्रूव करना है, ठीक है। तो ये प्रूविंग वाला सिस्टम आप क्लास 12 से कर रहे हो, यू कैन डू दैट माय डियर फ्रेंड्स। देखो यहाँ पे प्रूव हो गया, यहाँ पे देखो सो दैट करना है, इसके इक्वल टू इतना प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे 1 माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर के अपॉन में ऊपर क्या दिया है, हाफ दिया है माइनस का, ठीक है, तो उसे प्रूव करना है। तो ये प्रूविंग वाली चीज़ें जो है माय डियर फ्रेंड्स आप बचपन से करते आ रहे हो, यू कैन डू दैट माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। हम क्वेश्चन दिखा देते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और इसका आंसर ये देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये इन तरह से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, किससे, स्पेशल फंक्शन से, ठीक है, स्पेशल फंक्शन से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, और आप उसे सॉल्व करोगे, ठीक है। जोनल सरफेस हार्मोनिक्स क्या होता है ये समझ लेना, एस इज कॉल्ड एज द जोनल सरफेस हार्मोनिक्स। और यहाँ पे एस क्या होगा, जो भी डिटर्मिनांट होगा, देखो यहाँ पे साई इज इक्वल टू आर आर एस थीटा फाई। ये एस क्या कर रहा है, इसके फंक्शन को, थीटा और फाई के फंक्शन को डिनोट करेगा, तो उसे क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सरफेस हार्मोनिक, ठीक है। हार्मोनिक, हार्मोनिक को समझना, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसी तरह का हार्मोनिक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स बात करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, या फिर मैकेनिकल ऑफ सिस्टम पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले हेलोनोमिक एंड नॉन हेलोनोमिक के बीच का डिफरेंस पूछेगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, डिफरेंस पूछेगा, जो कि क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप बता दोगे कि सर जी जो इसकी वैल्यूज होती हैं आर बी माइनस आर एस वैक्टर का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, किसमें, हेलोनोमिक में, और नॉन हेलोनोमिक में ऐसा नहीं होता है। आर पी वेक्टर आर में आर वेक्टर सी, ठीक है, माइनस होल स्क्वायर है, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर, ये क्या होता है, स्मॉलर देन
ऐसा नहीं कह सकते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी कि जीरो से बड़ा होगा या उसके इक्वल होता है, लेकिन ये जो वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर होती है। ठीक है, यही दोनों के बीच का डिफरेंस है। और बाकी आप डायग्राम में डिफरेंस देख सकते हो, ये हेलोनोमिक का है और ये जो है नॉन हेलोनोमिक का है। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, एलम्बर्ट प्रिंसिपल, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, यही होता है, देख लो, यही कहते हैं ये सिग्मा आई एफ आई ई से माइनस पी आई, ठीक है, डेल्टा आर आई इज इक्वल टू जीरो। इज इट क्लियर? एलम्बर्ट इक्वेशन पूछेगा, वही होता है, लिख लेना भाई मेरे। ठीक है, अब देखो हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल ऑफ लास्ट एक्शन, ठीक है, हैमिल्टोनियन प्रिंसिपल पूछेगा और यहाँ पे समझ लेना ए से बी कितना टाइम में पहुँच रहे हो, ठीक है, वही चीज़ को डिराइव करना है जो क्लास 12th में आपने कर रखा है। ठीक है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है और सिंपल सा लास्ट में जाके ये जब वैल्यू आती है डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी एल अपॉन डी क्यू जेड एंड डी एल अपॉन टी क्यू, इसे डेल कह लेना, इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द लॉन्ग्रेजन इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, यही हैमिल्टोनियन का प्रिंसिपल है। इज इट क्लियर? अब आ जाओ, ये सारे एक बॉडी की प्रॉब्लम्स थी, अब बात करते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम्स। एक पॉइंट की प्रॉब्लम थी, ठीक है, अब आते हैं टू बॉडी प्रॉब्लम्स में। समझिएगा, सेंटर ऑफ मास, देखो पहले हम बात करेंगे अगर दो बॉडी की, तो इनके बीच के सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे, जो कुछ यहाँ पे निकल के आएगा। ठीक है, तो वैसे बात करते हैं सेंटर ऑफ मास तक। देखना माय डियर फ्रेंड्स, सेंटर ऑफ मास जो आर निकल के आए, आर वेक्टर इज इक्वल टू m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे करके निकलता है। जैसे कि मान लो दो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच का ये निकाला हमने डायग्राम के थ्रू। ठीक है, इसी चीज़ को हमने प्रूव किया है कि r इज इक्वल टू r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर से हम r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि मिजरेबल होगा, जो कि प्रूव हो सकता है। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है, एट लास्ट जो हम रिड्यूस मास शो करते हैं, जो कि क्लास 10th से करते आ रहे हैं, वो होगा न्यू इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज द रिड्यूस्ड मास माय डियर फ्रेंड्स। और ये कैसे आया है ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये आप देख सकते हो, L इज इक्वल टू हाफ m1 m2 r स्क्वायर वी आर m1 प्लस r2। इज इट क्लियर? इस फॉर्मूले से आया है। ठीक है, आप केवल क्या करना, रिड्यूस्ड मास में ये लिखना और माय डियर फ्रेंड्स आपको दिखाएगा ये फिगर दिखाकर ये फॉर्मूला लिखना, और बाकी जो भी आप जानते हो सेंटर ऑफ मास के बारे में वो लिखना। ठीक है, विथ डायग्राम माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि डायग्राम बनाओगे अच्छे नंबर पाओगे। ये लॉ है। ठीक है, अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स क्लास 12th में पढ़े हुए एक लॉ की, जो कि बताना बहुत जरूरी है। होता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन फर्स्ट लॉ है कि अ बॉडी, देखना ध्यान से देखना इसे, ये 10 नंबर देकर जाएगा, इसलिए इसे ध्यान से देखना। ठीक है, कि अ बॉडी अंडर सेंट्रल फोर्स ऑलवेज मूव्स ऑन इलिप्स हुज सेंटर ऑफ मास इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स फोकाई। ठीक है, बात समझ रहे हो कि ये इलिप्टिकल होता है। ठीक है, अब इलिप्स में क्या होता है, दो फोकस होते हैं। तो मान लो यहाँ पे सनसेट है तब पृथ्वी ऐसे घूमेगी। ठीक है, यहाँ पे सनसेट है तो यहाँ पे घूमेगी। ठीक है, तो मतलब इन दोनों फोकाई में से किसी एक पर सेट रहता है और पृथ्वी उसके अराउंड घूमती है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब सेकेंड लॉ कहता है, जिसे कहते हैं, ये पहले को तो लॉ ऑफ ऑर्बिट और फर्स्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, दूसरे के सेकेंड वाले को कहते हैं लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, यानी कि ये जो सेट है यहाँ से इसकी जो वेलोसिटी है इसके एरिया को कवर कर रही है, उसे डिनोट करना। देखना, द रेडियस वेक्टर, ठीक है, द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास टू द बॉडी mass sweeps equal area in equal time interval. That means the aerial velocity of a body under the central force remains, ध्यान देना माय डियर फ्रेंड्स, remains constant। वही चीज है जो हमने अभी बताया। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स लॉ की। ठीक है, वो दिमाग पे चढ़ जाता है। ठीक है, थर्ड लॉ ऑफ केपलर्स की, तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड इसे कहा जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, ध्यान देना, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी रिवॉल्विंग अराउंड द सेंटर ऑफ मास इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स ऑर्बिट, एफ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ऐसे करके यही होता है मेन, तो इसी को लिखना चाहिए।
ठीक है, 1/r² करके लिख लिया। अब माय डिस्टेंस ये देखो इसका डायग्राम, आर डी थीटा, मान लो यह यहाँ पे सन है और ये पृथ्वी यहाँ से यहाँ पर पहुँची, या यहाँ से क्यू से पी से क्यू के पास पहुँची, तो ये आर डी थीटा मेंटेन की ना, तो इसे रिप्लेस करके लिखा जाता है माय डिस्टेंस। ठीक है, इसे क्या किया जाता है, लिखा जाता है, देखना जरा, हो जाएगा 1/RC ब्रैकेट में 1 + e cos थीटा थीटा माइनस थीटा नॉट। ठीक है, अब देखो ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपने 3 लॉ को लिखा। अब क्या लिखोगे, केसेस लिखोगे। इफ e = 0 देन कैपिटल E = -mk² अपॉन 2l², देयरफॉर द पाथ विल बी सर्कल। अगर ऐसा होता है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तो जो पाथ होगा, हमें मतलब किस चीज़ से, पाथ से, जो पाथ ट्रेवल कर रहा है, तो वो पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कल का हो जाएगा माय डिस्टेंस। ठीक है, अगर क्या हो, ई जो 1 से छोटा हो और कैपिटल ई 0 से छोटा हो, अगर ये कंडीशन हो, तब पाथ कैसा हो जाएगा, इलिप्टिकल हो जाएगा, जो कि अर्थ और सन के कंडीशन में होता है। ठीक है, अब समझना, अगर ई 1 के इक्वल हो जाए और कैपिटल ई 0 के इक्वल हो जाए, देन पाथ विल बी पैराबोला। ठीक है, जो कि होता नहीं है, किसी भी कंडीशन में नहीं होता, आज तक देखा ही नहीं गया, लेकिन मैथमेटिकल प्रूविंग है माय डिस्टेंस, इसलिए इसे दिखाया गया है। ठीक है, अब समझना, इफ 1 से बड़ा हो जाए ई और कैपिटल ई भी 1 से बड़ा हो, देन पाथ विल बी हाइपरबोला, जो कि माय डिस्टेंस हो सकता है, बृहस्पति के केस में ऐसा देखा जाता है माय डिस्टेंस। ठीक है, अब समझना, ये चीज़ आपको दी हुई है। ठीक है, इससे कोई टेंशन नहीं है, ये देख लो और ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये कंडीशन अगर आप लिख दिए तो ये कंडीशन पे 5 मार्क्स मिलेंगे, और ये 3 जो हमने अभी बताया, ये 3 फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ लिख लोगे तो आपको 5 मार्क्स, यानी कि 10 मार्क्स आप पा जाओगे माय डिस्टेंस केपलर्स लॉ पर, जो कि वेरी कंपलसरी है और एकदम फिक्स है कि आएगा माय डिस्टेंस। ठीक है, अब आज बात करते हैं सेंट्रल फोर्सेज की। ठीक है, अ सेंट्रल फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वे फ्रॉम a fixed point and its magnitude depends only on the distance from the fixed point. The fixed point is known as central of the force. FR वेक्टर का, ठीक है, इज इक्वल टू, जहां देखो हम जहां F बोल रहे हैं ना, वहां समझ लो वेक्टर होगा, क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। आप BSc 3rd ईयर में हो, ठीक है, FR_r। ठीक है, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो वही क्लास 9th वाला जो फॉर्मूला है ग्रेविटी का, फोर्स का, लिख लो। ठीक है, या फिर आप क्लास 12th वाला कोलम्स लॉ वाला फॉर्मूला लिख लो, FR वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होते हैं 9 × 10⁻⁹। इसकी वैल्यू भूले तो नहीं हो ना, इसकी वैल्यू याद रखना, 9 × 10⁹, कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू मत भूलना। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो दिया हुआ है ना, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, कॉलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आ जाओ, Q1 Q2 अपॉन r², ये होता है सेंट्रल फोर्स माय डियर स्टूडेंट, चाहे किसी भी फोर्स के लिए बात हो। ठीक है, ये देखो हमने ग्रेविटी वाली फोर्स की बात की, यहाँ पे हमने चार्ज के फोर्स की बात की। ठीक है, अब आ जाओ, एट लास्ट कैनोनिकल फॉर्मेशन, हैमिल्टोनियन कैल्कुलस इक्वेशन, कुछ नहीं करना, रट लो। ठीक है, कुछ नहीं कर सकते तो रट लो, ये फॉर्मूला, ये H = HQi/Pi, एट लास्ट इसे रट लेना, ΔHi/Qi, ये हो जाएगा, वैल्यू खत्म, हैमिल्टोनियन इक्वेशन मोशन, ये याद कर लो, ये वैल्यूज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, इसे रटना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, हैमिल्टोनियन फ्रॉम द लैग्रेंजियन, H = T+V, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में आपको सब कुछ नहीं बताया जा सकता। ठीक है, ये लॉन्ग माइंडेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आ जाओ पॉइजन्स ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को तो आप याद कर सकते हो क्योंकि वेरी इजी है। UV के ब्रैकेट बनाइए, साई लगाइए, आई साई नहीं है, समेशन है, समेशन I du/dqi, ऐसे करके VI फिर वही चीज़, ठीक ना, माइनस लगा के U के लिए, फिर V के लिए, फिर QPi है, PI फिर QI। ठीक है, ऐसे करके पॉइजन्स ब्रैकेट बना सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स। और प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन्स ब्रैकेट कहाँ कैसे यूज होगा, ये देखो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको रेडी कर लेना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये 6 है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वेरी यूजफुल है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आ जाओ बात करते हैं, देखना, द पॉइजन्स ब्रैकेट्स ऑफ 2 सेम फंक्शन इज
यू एंड वी, यू यू है तो जीरो हो जाएगा, अगर यू भी है तो माइनस भी यू हो सकता है, यू सी है इक्वल टू जीरो होगा। अब यहाँ पे ये दोनों याद रखना, इन दोनों को, ये क्या है, स्टार लगा लो, आज कंपलसरी है। यू प्लस वी कॉमा डब्ल्यू इज इक्वल टू लिख सकते हो यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू, देख रहे हो ना ये चीज। यू वी कॉमा डब्ल्यू को लिख सकते हो यू ब्रैकेट में वी डब्ल्यू प्लस वी ब्रैकेट में यू डब्ल्यू, इन दोनों को याद कर लो, ये कंपलसरी है, क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे, इस पर क्वेश्चंस आएगा, कंफर्म है, लिख के ले लो कि 2 नंबर का क्वेश्चन इस पर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आ जाओ इस चीज को, जैकोबियन आइडेंटिटी किसे कहते हैं। हर साल ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाता है, और सिर्फ इतना ही पूछा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स कि बताइए व्हाट इज द जैकोबियन आइडेंटिटी। कुछ नहीं करना है, यहां से यहां तक लिख देना है, 2 मार्क्स पा जाओगे, ठीक है। तो आपको मेन चीज क्या है, ब्रैकेट में u ब्रैकेट में वी डब्ल्यू प्लस ब्रैकेट में v ब्रैकेट में डब्ल्यू यू, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में w ब्रैकेट में u भी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि u v w w u v इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। दिस इक्वेशन इज नोन एज जैकोबी आइडेंटिटी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं आपको पता ही है, ठीक है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। हैमिल्टोनियन जैकोबी आइडेंटिटी हमने आपको बता चुके हैं, ये 2 मार्क्स में आता है, ज़्यादा में नहीं आता। अब आ जाओ लास्ट चैप्टर की बात करते हैं कि मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इस पर क्या करेगा, आपको एंगुलर पे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा, तो एंगुलर का फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है, काम खत्म है इसका, कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। देखो आई, यहाँ पे ये याद कर लो, आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड, इन तीनों का फॉर्मूला याद कर लो, जाकर लिख देना एग्जाम में, यू गॉट योर फुल मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, ये देख लो किस चीज़ का इफेक्टिव है, ये एजिमेट्रिकल टॉप अंडर ग्रेविटी है माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना, ये आपके बुक्स में होगा, ठीक है। इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये होता है, ठीक है। अब आ जाओ समरी की बात करते हैं, जो पढ़ा उसकी समरी देखना माय डियर स्टूडेंट्स। इनर्शिया टेंसर मैट्रिक्स होता है आई इज इक्वल टू आई एक्स एक्स, आई एक्स वाई, आई एक्स जेड वाई, आई वाई एक्स, आई वाई वाई, आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई, आई जेड जेड, ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। जैकोबी आइडेंटिटी हमने कहा कि पूछेगा, पक्का पूछेगा, तो वही होता है जो दिखा है, ठीक है। अब हैमिल्टोनियन जैकोबी होता है एच प्लस डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू जीरो। बात करते हैं पॉइजन्स ब्रैकेट की, ये 5 रूल्स हैं पॉइजन्स ब्रैकेट के, ठीक है। इन 5 को याद कर लो, आपको 2 नंबर दे के जाएगा। देखो 2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, पहला ये हो गया, ठीक है, जो फिक्स है, दूसरा ये हो गया, इन 5 में से एक आएगा, 1 नंबर, 2 2 4 नंबर, 4 2 6 नंबर हम आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। बाकी अब कहाँ से पूछेगा, 6 नंबर के बाद जो 4 नंबर पूछेगा कहाँ से, वो एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन ये 3 फिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स। अब देखना हैमिल्टोनियन टोटल एनर्जी, ये आपको दिख रहा है एच इक्वल टू समेशन ऑफ आई क्यू आई डी एल अपॉन डी क्यू आई माइनस एल, यह है टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। एंड माय डियर स्टूडेंट्स केपलर के केसेस, हाँ 6 वो हो गया, और 2 नंबर इसमें से केसेस पूछेगा, ठीक है, कि सर्कल है, इलिप्स है, पैराबोला है या हाइपरबोला है, तो कौन सा कंडीशन होगा, आपको दे देगा कि मान लीजिए हाइपरबोला है, ठीक है, केपलर्स हाइपरबोला का कंडीशन क्या होता है, तो आपको ये लिखना होगा, पैराबोला का कंडीशन तो ये, इलिप्स का तो ये, और अगर सर्कल का तो ये, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन पूछेगा जो 2 मार्क्स का होगा, 8 मार्क्स हमने आपको बता दिया, और 2 मार्क्स जो वो खुद बताएगा, ठीक है। और बाकी 8 मार्क्स ये हो गया, और 10 मार्क्स का पूरा केपलर्स लॉ हो गया, और बचा हुआ 10 मार्क्स आपको हैमिल्टोनियन और लैग्रेंज मिलके दिला देंगे, यानी कि आप 50 में से माय डियर स्टूडेंट्स 50 में से मिनिमम 28 मार्क्स गेन कर पाएंगे केवल इस लेक्चर के थ्रू माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से देखते हो तो, ठीक है। ये लैग्रेंजियन हो गया, ठीक है। प्रॉपर इम्प्रॉपर रोटेशन ये हो गया, हाँ ये भी याद कर ले भाई, हाँ, बहुत बार पूछा गया, अल्टरनेट ईयर्स में पूछा जाता है, तो हो सकता है इस बार पूछे या ना पूछे, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अल्टरनेट ईयर में पूछा जाता है, और पिछले साल पेपर नहीं हुआ था लेकिन ये क्वेश्चन नहीं था, तो इस बार पूछने की संभावना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को भी याद कर लो, ठीक है। आप देखोगे माय डियर स्टूडेंट्स कि हमने लगभग 50 में से आपका 40 मार्क्स का तैयार करा दिया है ये
जो हमारा फिजिकल है, ठीक है, यानी कि मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स है माय डियर स्टूडेंट्स, उसे हमने आपको तैयार करा दिया अप्रॉक्स 40 मार्क्स का। अब बाकी आपके ऊपर है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट बुक के साथ, फिजिक्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।